हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके पिछले 14वें वीडियो में मैंने आपको सारी थ्योरीज करा दिया है पूरे 14 वीडियोज़ में। अब हम इसको आगे प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं, जो एनसीईआरटी में हर चैप्टर के आखिरी में प्रश्न दिए रहते हैं, उनके हम उत्तर अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला भाग और दूसरा भाग, दो भाग हैं, आप देख सकते हैं। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। दूसरा है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। तो पहला है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻³ kg होता है और वो ग्राम बोल रहा है, तो पहले हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम का मतलब है इसका हम 1000 से, यानी कि आप कहें 10⁻³ से गुणा करेंगे। तो -31 का 10⁻³ से गुणा होगा, 10⁻−31 10⁻³। तो ये कम होकर के, मतलब एक्चुअली माइनस कम हो जाएगा, मतलब इसमें प्लस बढ़ेगा, तो -28 हो जाएगा। ठीक है, तो 9.1 10⁻−28 ये हुआ इसका 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान उतना हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, तो 1 बटा इतना कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, मतलब 1.098 10⁻27। मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 ग्राम तौलोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, है ना। ठीक, दूसरा उसमें जो क्वेश्चन था इसी में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन करें। ठीक है, तो देखिए 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 10⁻23। जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल में इतने होते हैं, आपको पता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, ये भी आपको पता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है 1.6 10⁻19 कूलाम, ये आपको पता है आवेश के बारे में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों को गुणा कर दीजिए आप, है ना। तो दोनों को गुणा करेंगे तो -31 -23 +23 -31 +23, ये दोनों घट बढ़ करके -7 आ रहे हैं और 5.48। ठीक है, तो इतने किलोग्राम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर आप तौलते हो तो इतने ग्राम मिलेंगे आपको, किलोग्राम मिलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आवेश की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश, तो इनको भी गुणा कर दीजिए आपस में, तो फिर आ जाएगा 9.65 10⁻4 कूलाम, है ना। ये आवेश है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में कुल आवेश 9.65 10⁻4 कूलाम हो रहा है, ये आवेश। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन में बहुत कम आवेश है, आप देख सकते हैं -19 10⁻−19, तो बहुत कम आवेश है। तो इस तरह से दोनों इसके क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का दोनों भाग हमने कंप्लीट कराया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए कई क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। दूसरा, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, मानक ताप और दाब पर एसटीपी है ना, मानक ताप दाब 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेंगे टेम्परेचर में, पर 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉनों की संख्या निकालना है ना। अब प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान निकालना है। दाब और ताप में परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, इसको भी आपको बताना है। चलो पहला देखते हैं, मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करें। ठीक है, तो देखिए मीथेन मतलब CH4 के 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितना है। तो टोटल यहां पर परमाणु है कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4, और हर परमाणु के 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल परमाणु की संख्या हो गई 1 मिनट, ये कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है 6 लेंगे ना अपन, परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है अपने को, कुल मिला के अणु भार कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों के परमाणु
भार को जोड़ेंगे, परमाणु भार को, तो कार्बन का परमाणु भार है 6 और हाइड्रोजन का है 1, तो 4 हाइड्रोजन का हो गया 4 और 6 टोटल हो गया 10। ये अणुभार हुआ। एक अणु का अणुभार कैसे निकालते हैं, तो उसके अंदर जितने परमाणु है उनके भारों को जोड़ दीजिए तो अणुभार निकल जाएगा। तो इनमें परमाणु है CH4, तो उनके परमाणुओं के भारों को जोड़ दिया हमने, तो इसका अणुभार हुआ 10। अब मीथेन के 1 मोल में इतने अणु होते हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई भाई? अगर 1 मोल इतना है और इसका अणुभार 10 है तो गुणा कर दीजिए, तो 23 का 24 हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो ये देखिए हो गया। मतलब मीथेन के 1 मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी अणुभार और उसके मोल संख्या का गुणा करोगे तो निकल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके द्रव्यमान बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान बताइए। इतना है न्यूट्रॉन का 1 का द्रव्यमान। तो चलिए 7 मिलीग्राम कार्बन है, देखिए अब ध्यान से। कार्बन जो है कार्बन 14 का मतलब है कि कार्बन का एक परमाणु 14 ग्राम का है। ठीक है, उसका परमाणु भार हुआ ये, मतलब 14 ग्राम कार्बन लेते हैं तो 1 मोल होगा। एक कार्बन नहीं, 1 मोल कार्बन। समझ रहे हैं बात को? 1 मोल कार्बन का मतलब इतना कार्बन, मतलब कार्बन को इतने संख्या में लेते हो, कार्बन के परमाणुओं को इतनी संख्या में लेते हो और उनको तौलोगे तो 14 ग्राम होगा। इसका ये मतलब है। समझ रहे हैं बात को? 1 मोल कार्बन परमाणु गिनिए और उनको तौलिए तो 14 ग्राम होगा। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 ग्राम। नहीं, नाइट्रोजन का भी 14 ग्राम होता है। कार्बन का एक्चुअली कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। ठीक है, ये 2 आइसोटोप है, तो सेकंड आइसोटोप को ले रहे हैं, समस्थानिक, ध्यान होगा आपको। और नाइट्रोजन का जो हम नॉर्मल लेते हैं, नाइट्रोजन का 14 और 15 लेते हैं। ठीक है, परमाणु का जो भार है। ठीक है, तो किसी का भी परमाणु भार का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसके 1 मोल को गिनोगे और तौलोगे तो उतने ग्राम होगा। कार्बन 14 वाले का अगर आप इतने परमाणु लेते हो तो 14 ग्राम होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 7 मिलीग्राम, अब मिली का मतलब होता है 1 ग्राम का 1000वां भाग, मतलब 7 मिलीग्राम का मतलब हुआ 7 को 1000 से भाग करोगे तो 0.007 ग्राम आ रहा है। इतने ग्राम में कार्बन कितने होंगे? ठीक है, तो आपकी जो मोल की संख्या है इसको आप 14 से भाग करिए और 0.007 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल में 14 ग्राम हो जाते हैं जबकि आपको 0.007 में निकालना है, तो टोटल हो जाएंगे इतने परमाणु। कार्बन का अगर आप 14 ग्राम लेते हो तो उसके अंतर्गत इतने परमाणु होंगे, और कार्बन के 7 मिलीग्राम लेते हो तो इतने मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, कार्बन के एक परमाणु में 8 न्यूट्रॉन है। कैसे निकला पता है आपको? देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं, तो न्यूट्रॉन 8 और जोड़ोगे तो 14 होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने से आता है। कार्बन में, किसी भी कार्बन के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फिक्स है, वो है 6। तो 6 में अगर न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दोगे तो उसका परमाणु भार आता है। अब इसका परमाणु भार आपको 14 दिया हुआ है और इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 में मतलब 14 में से 6 गया तो 8 बच रहा है, मतलब 8 इसमें न्यूट्रॉन थे, तो 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन मिलके 14 परमाणु भार बनाए हुए हैं। ये आपको पता होने चाहिए। तो 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे
इसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए आपने कहा कि 7 मिलीग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या इतनी है। ये देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या इतनी है 7 मिलीग्राम में, और एक कार्बन में 8 न्यूट्रॉन है, तो ये 8 न्यूट्रॉन से गुणा कर दीजिए तो टोटल न्यूट्रॉन इतने निकल आएंगे। आप समझ पाए इसको? क्वेश्चन के पहले भाग में आपने 7 मिलीग्राम में कार्बन के परमाणुओं की कितनी संख्या निकलेगी वो आपने देख लिया है। जब इतने कार्बन हैं और हर कार्बन में 8 न्यूट्रॉन हैं तो टोटल न्यूट्रॉन इतने आ रहे हैं, यही तो बता रहे हैं वो गुणा करके। ठीक है, और द्रव्यमान कितना होगा? तो जितने न्यूट्रॉन हैं उनका एक एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए। तो आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, 1.675 दिया भी है, क्वेश्चन में भी दिया है, 10⁻27 है ना। और अभी आपने निकाला कि 7 मिलीग्राम में न्यूट्रॉन की संख्या है 2.4 10⁻21, उतने से गुणा कर दीजिए। ये देखिए 2.4 10⁻21 से एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दीजिए तो टोटल न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान निकल जाएगी। मतलब ये है कि 7 मिलीग्राम कार्बन में जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनका टोटल द्रव्यमान उतना आया, 4.034 10⁻⁻6, ये उसका उत्तर आया। अब देखो भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको कैलकुलेशन का तरीका बता सकता हूं। अब ये सब कैलकुलेट करना तो आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो पहले चैप्टर में जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसमें कुछ कैलकुलेशन मैंने सिखाया भी है, कुछ नहीं काफ़ी कुछ सिखाया है। तो अगर आप उन चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ से पहले पढ़ लीजिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन तीसरा में आते हैं अपन, जिसका पहला भाग है अमोनिया के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तो अमोनिया का पहले आप अणु द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन का तो गलत निकाल दिया है इसने, नाइट्रोजन का गलत निकाला है इसने यहां पर। ठीक है, यहां पर गलत निकला है। कैसे निकला है? नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है, प्लस यहां पर ये 3 तो हो जाएगा 17। तो अमोनिया का नहीं, ये एक्चुअली सीधा सीधा प्रोटॉन निकाल रहे हैं क्या। 1 मोल अमोनिया में अणु उपस्थित होते हैं 34 मिलीग्राम 17 ग्राम में। हाँ ठीक है, ये 17 ग्राम जो निकाले हैं अपन सही निकाले हैं, ये यही गलत निकाला है। अणु द्रव्यमान निकालना है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 14 और हाइड्रोजन का है एक एक करके 3, तो 14 3 17, ये अमोनिया का अणु द्रव्यमान है। मतलब ये है कि अगर अमोनिया के देखो 17 ग्राम अगर लेते हैं तो उसमें इतने अणु रहेंगे। इसका ये मतलब होता है ना अणु द्रव्यमान का मतलब कि इतने अणुओं को आप गिन करके तौलेंगे तो उस अणु का अणु द्रव्यमान निकलता है। तो अमोनिया के 6.022 10⁻23 इतने अणु गिनिए और तौलिए तो 17 ग्राम निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन था अगर आप पीछे जाके देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले देख लेते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन तीसरा में पूछ रहा है 34 मिलीग्राम 34 मिलीग्राम है, ध्यान रखेंगे इसमें अमोनिया है ना। तो इसमें देखते हैं अब क्या लिखा है। 34 मिलीग्राम को 1000 से भाग करोगे तो 0.034 ग्राम अमोनिया आ रहा है। तो चूंकि 17 ग्राम में इतने होते हैं तो इतने ग्राम में इतने आएंगे। इसको कैसे निकाले अपन? तो 1 मोल बटा उसका अणु द्रव्यमान गुणित उसका दिया गया द्रव्यमान, इसको आपने कैलकुलेट किया तो 1.2 10⁻21 इतने अणु उपस्थित हैं। 17 ग्राम में इतने अणु होते हैं 1 मोल के बराबर, तो 0.034 ग्राम में इतने अणु रहेंगे अमोनिया के। ठीक है, ऐसा है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो एक अणु में अमोनिया के एक अणु में प्रोटॉन कितना होता है? तो नाइट्रोजन में 3 और हाइड्रोजन में एक एक करके 3 यानी 10। यहां पर एक्चुअली इसने जो निकाला है
वो प्रोटॉन की संख्या ही बताया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 17 ग्राम कैसे आया इसको मैंने आपको बता दिया। तो अमोनिया के एक अणु में जब इतने यानी 10 प्रोटॉन होते हैं तो इतने अणु में गुणित 10 कर देंगे तो यह जाएगा 10 टू पावर 22, 10 टू पावर 22 आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया ना 10 टू पावर 22, वही आ गया है ना। आपने निकाला कि एक अमोनिया में 10 प्रोटॉन होते हैं और आपको दिया गया अमोनिया की संख्या है इतनी, तो गुणित 10 कर देंगे तो उसमें टोटल प्रोटॉन की संख्या निकल गई। ठीक है, अब इसमें जितने प्रोटॉन हैं उनका टोटल द्रव्यमान निकालना है आपको। ये देखिए 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कितना है, तो इतने प्रोटॉन आपके पास हैं और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है 1.67 10 टू पावर 27। ये दिया भी रहता है, नहीं दिया रहता तो आपको याद करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास इतने प्रोटॉन है, एक का द्रव्यमान इतना है, गुणा कर दीजिए तो इतना आएगा। ठीक है, मतलब 34 मिलीग्राम अमोनिया में जितने भी अमोनिया के अणु हैं उसमें टोटल प्रोटॉन को तौलोगे तो इतना किलोग्राम आ रहा है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया है। गणना किए गए मानों पर ताप एवं दाब में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने इतने ग्राम करके फिक्स कर दिया है। तो भाई एक एक अणु में एक एक परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब चीज की संख्या फिक्स होती है ना। एक मोल आप लेके तौलोगे तो उसका वजन फिक्स है, उसका भार फिक्स है ना। तो हर चीज जब फिक्स्ड है तो आप ताप दाब में परिवर्तन करोगे तो अणुओं की संख्या वहां पर नहीं बदल रही है, परमाणुओं की संख्या नहीं बदल रही है, तो फिर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका यह मतलब है। ठीक है, प्रश्न 3, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो कार्बन में 6 और 13, ऑक्सीजन है ना, मैग्नीशियम, आयरन और स्ट्रोंशियम। तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस टाइप का दिया रहता है तो नीचे में जो संख्या लिखा रहता है ये परमाणु क्रमांक है जो उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या तो आपको शुरू से पता चल गई, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 12, 26, 38, ये पता चल गई आपको। और जो ऊपर की संख्या लिखी रहती है ये परमाणु भार है, जिसमें आप नीचे की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो इसमें घटाएंगे तो 7 आ गया, देखिए इसको घटाएंगे तो 8 आ गया, इसको घटाएंगे तो 12 आ गया, इसको घटाएंगे तो 30 आ गया, इसको घटाएंगे तो आपका आ गया 50, ऐसा आ गया। तो प्रोटॉन की संख्या ये आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या ये आ गई। देख लीजिए सब में जो मैं बताया वो है कि नहीं, है ना। तो देखिए ये परमाणु क्रमांक तो यही है, तो वही आपका जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। और जो परमाणु द्रव्यमान दिया है उसमें प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया आपने, तो देखिए 7, 8, 12, 30 और 50 निकला है। ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी, नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या है। बस ये समझ के ध्यान रखेंगे, नीचे में जो लिखा है ये परमाणु क्रमांक है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है। ये मैंने आपको शुरू से आपको 14 पूरे वीडियोस पढ़ाए मैंने परमाणु की संरचना में। इसमें हम सैकड़ों बार इस बात का जिक्र किए हैं कि कौन क्या चीज़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से चार्ट बना के बढ़िया से बनाइएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। कि भाई इसमें परमाणु क्रमांक इतना है, इतना है, इतना है, इसमें द्रव्यमान इतना है, इतना इतना है, फिर हम प्रोटॉन की संख्या लिख देंगे, फिर न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे, है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे, परमाणु क्रमांक को Z से दिखाते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से दिखाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी Z के बराबर होती है और न्यूट्रॉन की संख्या A-Z। तो ये सब चीज़ों को लिखिए, निकालना बहुत आसान है लेकिन चार्ट में सब चीज़ों को लिख के देना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहाँ पर नंबर में फ़र्क पड़ जाता है। मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि ऐसे बच्चे जिनका 90% 95% आता है और ऐसे बच्चे जिनका 70% 80% आता है, उनके नॉलेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता लेकिन उनके लिखने के तरीके में फ़र्क होता है। मतलब जो 90-95% वाला है वो सिस्टमेटिक टाइप से लिखता है, ऐसा है थोड़ा सा, और 70-80% वाला जानते हुए भी सही ढंग से नहीं लिख पाता है, ये उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A, परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक है 1
और परमाणु द्रव्यमान है, कुछ गलत लिख दिया है, ये 17 होना चाहिए, ये गलत छपा है, ये 17 है और ये 35 है। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन को देखें तो वो 17 वाला होता है और ये 35 हो गया। ठीक है, हालांकि क्लोरीन 35 और 37 वाला 2 होता है क्लोरीन, लेकिन यहां पर 35 दिया है, तो Z 17 है जिसका, वो क्लोरीन है। और जिसका Z यानी परमाणु क्रमांक 92 है वो यूरेनियम है। तो यूरेनियम का 92 है और 233, तो 233, 235, 237 कई प्रकार के इसके समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, और जिसका परमाणु क्रमांक 4 है वो होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का 4 और 9, मतलब क्या करना है आपको कि ये जो Z है ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, क्योंकि परमाणु क्रमांक फिक्स होता है। अगर परमाणु क्रमांक 2 लिख दिया तो हीलियम है, फिक्स है, 3 लिख दिया तो लिथियम है, 4 है तो बेरिलियम है, 5 है तो बोरान है, 6 है तो कार्बन है, 7 है तो नाइट्रोजन है, 8 है तो ऑक्सीजन है ना, 9 है तो फ्लोरीन है, ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका किसका कितना कितना परमाणु क्रमांक है। अब बात यह है कि मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को अगर एक बार भी किए हैं तो आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी कि हमने 92 वाले को यूरेनियम लिखा था, 4 वाले को बेरिलियम लिखा था, 17 वाले को क्लोरीन लिखा था, और नीचे में पूरे उत्तर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया, परमाणु क्रमांक नीचे, परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, और वही मैंने यहाँ पर लिख के आपको बताया है। तो ये 17 है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा करेक्शन है इसमें, कुछ प्रिंट मिस्टेक है। एक्चुअली मैंने भी इसको कहीं से निकाला है, अब इतना सारा टाइप करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसमें अगर कुछ प्रिंट मिस्टेक है तो हम इसमें सुधारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतना यानी 580 नैनोमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये गलत छपा है यहाँ पर भी, ये नैनोमीटर है, एनएम। ठीक है, इसकी आवृत्ति न्यू और तरंग संख्या न्यू बार की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको लेमडा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब होता है -9, तो ये हो गया मीटर। ठीक है, और जो प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आवृत्ति हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना, एक कॉमन फार्मूला आपको ध्यान रखना है, C = न्यू लेमडा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको C पता है कि ये C है, लेमडा भी दिया हुआ है, तो इसको इधर करेंगे तो लेमडा से डिवाइड कर दो इसको, C को, तो C/λ कर दीजिए, न्यू निकालना है आपको। तो आपको एक फार्मूला C = न्यू लेमडा याद रखना है। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया ऐसा, तो -9 ऊपर जाके +9 हो गया, तो जुड़ गए सब, और ऊपर नीचे कैलकुलेट किए तो 5.17 10⁻14 पर सेकंड आया इसका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और तरंग संख्या के लिए आप एक ही फार्मूला याद रखिए, न्यू बार = 1/λ। लेमडा आपको दिया ही हुआ है, तो 1/580 10⁻⁹ करिए तो ये आ गया पर मीटर, मतलब 1 मीटर में तरंग जो है इतने सारे रहेंगे, 1.72 10⁻, मतलब जैसे ऐसे जा रही तरंग, तो 1 मीटर डिस्टेंस में अगर आप निकालोगे तो ऐसे ऐसे तरंग जो होती है वो इतने बार रहेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना इसकी जो आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, आवृत्ति का मतलब उतने ज़्यादा रहेंगे इसमें तरंग, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा बोर्ड बंद हो गया है, तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, अगले क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।